संदीप पाठवले। साथियों, आज 14 अगस्त 2021 पश्चिम बंगाल का बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 19वां राज्य अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। इस 19वें राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, इस उद्घाटन सत्र के उद्घाटक महोदय, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और जिन्होंने अभी अपने विचार रखे, ऐसे सभी वक्तागण साथियों, और यह राज्य अधिवेशन ऑनलाइन सुनने वाले पश्चिम बंगाल के बामसेप और सहयोगी संगठनों के सभी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले, प्रदेश स्तर पर काम करने वाले, जिला स्तर पर काम करने वाले, तालुका स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक एवं हितचिंतक साथियों, आज राज्य अधिवेशन में संयोजक ने मुझे बोलने का अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सूचना के अनुसार, इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के संयोजक महोदय का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी हूं और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। साथियों, इस उद्घाटन सत्र में 3 विषय पर चर्चा हो रही है। उसमें पहला विषय है केंद्र सरकार द्वारा, अर्थात केंद्र में कभी कांग्रेस की सत्ता रही तो कभी बीजेपी की सत्ता रही, तो उनके द्वारा ओबीसी के जाति आधारित गिनती ना कराकर ओबीसी के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व, ओबीसी को लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व विहीन करना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। इसमें दूसरा एक विषय है बंगाल राज्य के 2021 के चुनाव में ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी ना करना, ऐसा जनता के द्वारा प्रचार करना बीजेपी या चुनाव आयोग का, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। और इस अधिवेशन में उद्घाटन सत्र में चर्चा के लिए तीसरा विषय रखा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुजनों की स्वतंत्र हिस्सेदारी ना के बराबर है, इसका क्या कारण है और इसका समाधान कैसे करें। ऐसे 3 महत्वपूर्ण विषयों पर इस अधिवेशन में चर्चा हो रही है। साथियों, कल 13 अगस्त था और 13 अगस्त को राजमाता अहिल्याबाई होलकर इनका 226वां स्मृति दिवस था, तो उनके पवित्र स्मृति दिवस पर उनको विनम्र अभिवादन करते हुए इस विषय पर चर्चा करने की शुरुआत में करने जा रहा हूं। साथियों, पहला जो विषय है केंद्र सरकार द्वारा, अर्थात केंद्र में कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की सत्ता रही, उनके द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना कराकर ओबीसी को लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व विहीन करना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। साथियों, इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक, ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करना, दूसरा, लोकतंत्र में उनको प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करना, और तीसरा, यह काम आज तक केंद्र में जो भी सरकार रही, बीजेपी हो कांग्रेस हो, उन्होंने ये काम किया है। ऐसे 3 मुद्दे यहाँ आते। इसमें जो पहला मुद्दा है प्रतिनिधित्व, साथियों, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत अहम महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र से अगर प्रतिनिधित्व को माइनस किया जाए तो केवल 0 बचता है, मतलब डेमोक्रेसी माइनस रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 0। अगर हम प्रतिनिधित्व को माइनस करते हैं लोकतंत्र से तो लोकतंत्र बचता ही नहीं। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है, अगर इसको माना जाए, तो अभी इस भारत में जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को उनका जनसंख्या के अनुपात में
लोग उनको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। और रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला इस कारण किसी भी जाति समूह का, किसी भी प्रवर्ग का, किसी भी प्रकार की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। साथियों, एससी को 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट लागू हुआ और 24 सितंबर 1932 से जो पुनः पैक्ट लागू हुआ, उस पुनः पैक्ट के तहत उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बजाय जॉइंट इलेक्टोरेट दिया और उनको सही प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित किया। मतलब एससी को सही प्रतिनिधित्व नहीं है। आज जो हमारे एससी और एसटी के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं लोकसभा में और 1260 एमएलए चुनकर जाते हैं विधानसभा में, वो तो एक तो कांग्रेस के अधीन होते हैं या फिर बीजेपी के अधीन होते हैं या फिर सीपीआई के अधीन होते हैं या फिर सीपीआईएम के अधीन होते हैं और अभी कभी टीएमसी के अधीन होते हैं या आम आदमी पार्टी के अधीन होते हैं। मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व, सेपरेट स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। लोकतंत्र में इनको रियल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हुआ है। मतलब एससी को 24 सितंबर 1932 से रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज तक, और एसटी को 1950 के बाद 24 सितंबर 1932 से एसटी को पुनः पैक्ट लागू नहीं है। लेकिन 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में संविधान लागू होने के बाद यूरेशियन ब्राह्मणों ने या शासक जाति के लोगों ने एसटी के नेताओं को पकड़कर उनको मैनेज करके उनको भी पुनः पैक्ट लागू किया है। इसका मतलब आज 8.3 एसटी को भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और 17.1 एससी को भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ओबीसी की जातिगत गिनती नहीं हो रही है, इसलिए उनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए उनको भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एनटी डीएनटी की भी जातिगत गिनती नहीं हो रही है और एनटी डीएनटी की भी संख्या निश्चित नहीं है और संख्या के आधार पर उनको कोई कोटा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एनटी डीएनटी वीजेएनटी को भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 5 नंबर का वर्ग है धर्म परिवर्तन किए हुए लोग, इसमें जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं और लिंगायत आते हैं। समता को मानने वाले 6 धर्म के लोग इनमें आते हैं। अभी इनको भी पार्टी लेवल पर पुनः पैक्ट लागू हुआ है, पुनः करार लागू हुआ है। इसका मतलब है इनको भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जो माइनॉरिटी है, इस माइनॉरिटी में सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमान। तो 1909 को जो लखनऊ पैक्ट हुआ, बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्ष, बाल गंगाधर तिलक के समक्ष या बाल गंगाधर तिलक की उपस्थिति में, तो 1909 से लेकर 1950 तक मुसलमानों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट था। मगर 1950 के बाद लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, वो जो उनको स्वतंत्र प्रतिनिधित्व था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, वो बंद हो गया। क्योंकि 14 अगस्त मतलब आज की ही दिन मुसलमान पाकिस्तान चले गए, इसके लिए उनका सेपरेट इलेक्टोरेट बंद हो गया और जो भी मुसलमान आज भारत में है उनको पार्टी लेवल पर पुनः पैक्ट लागू है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि एससी को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज की तारीख में, एसटी को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज की तारीख को, ओबीसी को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एनटी डीएनटी वीजेएनटी को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और किसी भी अल्पसंख्यक लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमानों को भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका मतलब 85% लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका मतलब 100 में से 85, इसका मतलब केवल 15% लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन है। तो किस आधार पर हम कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र है?
क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है। अगर उसमें प्राण ही नहीं है, केवल बॉडी बची है, तो क्या हम बॉडी को लोकतंत्र कहेंगे? अभी इसमें जो खास मुद्दा यह आया है ओबीसी के संदर्भ में साथियों, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती, सवाल है कौन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है तो क्या होगा? अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही? तो साथियों, सबसे पहला कारण ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना होने का या ना करने का यह है, अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है तो ओबीसी अपनी तुलना दूसरों के साथ कर सकते हैं। मतलब ओबीसी अपनी तुलना एससी के साथ कर सकते हैं, एसटी के साथ कर सकते हैं और यूरेशियन ब्राह्मणों के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि एससी की जाति आधारित गिनती होती है, एसटी की जाति आधारित गिनती होती है, तो ओबीसी अपनी तुलना एससी और एसटी के साथ कर सकते हैं। अगर ओबीसी अपनी तुलना एससी और एसटी के साथ उन्होंने की तो उनके ध्यान में आ सकता है कि 1947 के पहले, मतलब देश आज़ाद के होने के पहले, एससी की क्या हालत थी, एसटी की क्या हालत थी, और आज आज़ादी के 75 साल बाद एससी और एसटी की क्या हालत है। इस तरह की तुलना, इस तरह का कंपैरिजन, इस तरह का डिफरेंस वो कर सकते हैं और उनके ध्यान में ये आ सकता है कि 1947 के पहले एजुकेशन में एससी और एसटी की क्या स्थिति थी और हमारी क्या स्थिति थी। आज एजुकेशन में एससी और एसटी की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है। ये तुलना ये भी कर सकते हैं कि 1947 के पहले सर्विस में एससी एसटी की क्या परिस्थिति थी, स्थिति थी, और आज एससी एसटी की क्या स्थिति है। और 1947 के पहले ओबीसी की सर्विस में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। पॉलिटिक्स के बारे में भी इस प्रकार की तुलना कर सकते हैं कि 1947 के पहले एससी एसटी पॉलिटिक्स में कितने थे, आज कितने हैं, और ओबीसी कितने थे, आज कितने हैं। मतलब एजुकेशन में, सर्विस में, पॉलिटिक्स में, वेल्थ में भी कर सकते हैं कि एससी एसटी के पास 1947 के पहले कितनी संपत्ति थी, आज कितनी है। ओबीसी के पास 47 के पहले कितनी संपत्ति, आज कितनी है। ओबीसी के लोग कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज कितने हैं, और एससी एसटी के कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज कितने हैं। इसका मतलब है हर क्षेत्र में, स्पोर्ट हो, सिनेमा हो, इंडस्ट्री हो, नासा हो, इसरो हो, जो भी क्षेत्र है भारत में वर्किंग क्षेत्र, इसमें ओबीसी अपनी तुलना उनके साथ, एससी और एसटी के साथ कर सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अगर ओबीसी एससी और एसटी के साथ तुलना कर सकता है तो यूरेशियन ब्राह्मणों के साथ भी तुलना कर सकता है। अगर उसने यूरेशियन ब्राह्मणों के साथ तुलना की, इस मुद्दे के आधार पर तुलना की, एजुकेशन में तुलना की कि 1947 के पहले कितने ब्राह्मण चौथी पास थे, आज कितने हैं। कितने ब्राह्मण मैट्रिक थे, आज कितने हैं, और ओबीसी कितने थे, आज कितने हैं। कितने ब्राह्मण और ओबीसी ग्रेजुएट थे, आज कितने ब्राह्मण और ओबीसी ग्रेजुएट है। मतलब हर तरह की तुलना अगर उसने की, ये कब होगा, ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है तो ऐसा हो सकता है। और जब उसके ध्यान में ये आंकड़े आएंगे, ओबीसी के आंकड़े और ब्राह्मण के आंकड़े, एससी एसटी के आंकड़े अगर उसके सामने आते हैं तो सामने वो आंकड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह सकती है और उसको 4 से 40 के बजाय 880 का झटका मिल सकता है, करंट मिल सकता है। ये ना हो इसलिए यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। दूसरा भी प्रतिनिधित्व के साथ साथ तीसरा भी एक कारण है कि साथियों, अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है तो ओबीसी सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से आजाद हो सकते हैं, धार्मिक दृष्टि से आजाद हो सकते हैं। मतलब राजनीतिक दृष्टि से कैसे आजाद होंगे, 52% जनसंख्या है, ये आंकड़ा भी 1931 का है। आज अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करते हैं तो ओबीसी 65% तक जा सकता है, लेकिन गिनती ही नहीं हुई। ये आंकड़ा भी 1931 का है और इस आंकड़े में भी मुसलमान भी है, एनटीडीएनटी भी है और एमबीसी भी है। ये असल ओबीसी का आंकड़ा नहीं है।
52 भी ओबीसी का असल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आज अगर ओबीसी की गिनती करते हैं तो असल आंकड़ा अगर सामने आता है तो लगभग 65% ओबीसी भारत में है। अगर उनको ये लगेगा कि हम 65% है तो ग्राम पंचायत से लेकर सेंटर तक उनकी सत्ता आ सकती है। इसका मतलब है कि हर ग्राम पंचायत का सरपंच, हर पंचायत समिति का सभापति, हर जिला परिषद का अध्यक्ष, हर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल ओबीसी ही बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक दृष्टि से ओबीसी उनकी गुलामी से, ब्राह्मणों की गुलामी से, चंगुल से मुक्त हो सकते। सामाजिक दृष्टि से जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता, जो गुलामी है, इस गुलामी से आजाद हो सकते हैं। क्योंकि एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी के साथ अगर मिलकर लड़ाई होती है और ओबीसी अगर उनको साथ सहयोग करता है तो सभी लोग आजाद हो सकते हैं। मतलब सामाजिक क्रांति हो सकती है भारत में, धार्मिक क्रांति, राजकीय क्रांति हो सकती है। और ओबीसी 65% ओबीसी अगर ब्राह्मणों से कट जाता है तो धार्मिक क्रांति भी हो सकती है। मतलब हर तरह से ओबीसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से या ब्राह्मणों के चंगुल से या यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो सकता है। ना हो इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जा रही। चौथा कारण यह भी है साथियों, अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो गई तो ओबीसी यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद होकर 52% होने की वजह से वो शासक बन सकते हैं। वो शासक नहीं बनने चाहिए, इसलिए वो ओबीसी की जाति आधारित या जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। और अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है तो 52% भी संख्या मान ली जाए, अभी ब्राह्मणों की जो विधायिका में, कार्यपालिका में जो ब्राह्मण है वो 79.2 है फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में 79.5 है। अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है, अगर उनकी 65% संख्या होती है तो उनको प्रशासन में 65% हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ब्राह्मण जो सभी का लेकर बैठा है तो ब्राह्मण के 79.2 से और 79.5 से 65% माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ब्राह्मणों की प्रशासनिक व्यवस्था संकट में आ सकती है। वो ब्राह्मणों की प्रशासनिक व्यवस्था संकट में नहीं आनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण उनकी जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। दूसरा ये भी हो सकता है, अभी जो मैंने बताया कि 65% या 50 के ऊपर होने से राजकीय महत्वाकांक्षा एस्पिरेशन बढ़ सकता है और ये ना बढ़े और शासकीय सत्ता भी उनके हाथ में चली जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए यूरेशियन ब्राह्मण उनकी जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। मतलब प्रतिनिधित्व के साथ साथ ये भी बातें हैं जिसके कारण यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। अभी दूसरा मुद्दा है साथियों, कौन लोग है वे जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। साथियों 1872 से लेकर 1931 तक अंग्रेजों ने भारत में सभी की जाति आधारित गिनती की। एससी की जाति आधारित गिनती की, एसटी की जाति आधारित गिनती की, ओबीसी की जाति, सभी की जाति आधारित गिनती की। उस समय एससी, एसटी, ओबीसी ये शब्द नहीं थे, ये संविधान आने के बाद शब्द आए। लेकिन शूद्रों की, अतिशूद्रों की, अछूतों की, सभी की उन्होंने जाति के साथ गिनती की। मतलब गुलाम भारत में विदेशी अंग्रेज हमारी गिनती करते थे और आजाद भारत में यूरेशियन ब्राह्मण हमारी गिनती नहीं कर रहे। मतलब इंग्रज हमारी गिनती करते थे, हमारा आंकड़ा निकालते थे, हमारी संख्या निकालते थे और हमारे आंकड़ों के आधार पर, संख्या के आधार पर हमें जो भी वो देते थे, जो देना चाहते थे वो देते थे। मतलब अंग्रेज लोग हमारी जाति आधारित गिनती करते थे और 1872 से लेकर 1931 तक करते थे और जाति के आधार पर करते थे। तो आज ये बंद किसने की? तो साथियों पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू बने 2 सितंबर 1946 को और 3 सितंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस डिपार्टमेंट को कहा, क्योंकि सेंसस वालों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि
भारत ओबीसी की गिनती करनी है, क्या करना चाहिए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 सितंबर 1948 को कानून बनाकर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने पर रोक लगाई। तो उन्होंने सवाल पूछा कि जाति के आधार पर गिनती नहीं करेंगे, ठीक है, किस आधार पर करेंगे? गिनती तो करनी होगी। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा धर्म के आधार पर गिनती कर सकते। मतलब 1951 में जो पहली बार आजाद भारत में गिनती हुई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 1961 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे काश्मीरी ब्राह्मण, जिन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 61 के बाद 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 81 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और ये नेहरू की लड़की थी, बेटी थी, ब्राह्मण थी, उसने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। और फिर 91 में पीवी नरसिंह राव साउथ इंडियन ब्लैक ब्राह्मण ये देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 91 के बाद 2001 में अटल बिहारी भाजपा के प्रधानमंत्री बने और ये भाजपाई ब्राह्मण थे, उन्होंने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 2011 में मनमोहन सिंह थे, 2011 में मनमोहन सिंह थे, लेकिन मनमोहन सिंह के पीछे प्रणब मुखर्जी थे वेस्ट बंगाल के, और प्रणब मुखर्जी ही रियल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की और उसी का उनको सर्टिफिकेट भी मिला, प्राइज भी मिला कि वो भारत के राष्ट्रपति बने। और फिर 2021 में अभी नरेंद्र मोदी है गुजरात के, अभी नरेंद्र मोदी ने तो डिक्लेयर किया और कोर्ट में भी लिख कर दिया कि भाई ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिखाने के लिए है, लेकिन उसके पीछे मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है वो है। मतलब अगर ये पूरे आंकड़े हम देखते हैं और नाम देखते हैं हर साल का, मतलब हर 10 साल का जो प्रधानमंत्री है, इसका मतलब है यूरेशियन ब्राह्मणों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। और ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई इसलिए ओबीसी का आंकड़ा निश्चित नहीं हुआ। ओबीसी का आंकड़ा निश्चित नहीं इसलिए उनको रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। आंकड़ा ही निश्चित नहीं तो कोटा कैसे फिक्स करेंगे? आंकड़ा ही निश्चित नहीं तो कोटा फिक्स नहीं कर सकते, और अगर कोटा जब तक फिक्स नहीं होगा तो आरक्षण कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन जब तक आंकड़ा ही फिक्स नहीं होगा तो आरक्षण मिलेगा कैसे? और आंकड़ा फिक्स ना करने का काम यूरेशियन ब्राह्मणों ने किया, कैसे? ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करके। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने यूरेशियन, इसका मतलब है यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते थे, नहीं कर रहे, लेकिन धर्म के आधार पर गिनती कर रहे। अभी वो जाति आधारित गिनती क्यों नहीं करना चाहते ये मैंने आपके सामने रखा। अभी धर्म के आधार पर गिनती क्यों करना चाहते? क्योंकि लोकतंत्र है भारत में, और भारत के लोकतंत्र में ब्राह्मण अल्पसंख्य है, 3.5% है। और इन द नेम ऑफ आर्य, इन द नेम ऑफ वैदिक, इन द नेम ऑफ ब्राह्मण वो कभी भी राजनीतिक सत्ता में नहीं आ सकते, कभी भी भारत के शासक नहीं बन सकते। केवल आर्य के नाम पर, वैदिक के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर वो नहीं बन सकते। लेकिन हिंदू के नाम पर अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन सकते हैं, और ये ओबीसी 52% है। अगर ब्राह्मण इसमें हिंदू बनकर आते हैं, ओबीसी को भी हिंदू बनाते हैं, केवल कहने के लिए मानते नहीं वो, तो भी वो ब्राह्मण अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन सकते हैं, और बहुसंख्य बनने के बाद शासन प्रशासन पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने आज तक किया है। लेकिन बाबा यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जाति आधारित गिनती ओबीसी की करना चाहते थे। साथियों, आपको सुनकर हैरानी होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 जनवरी 1952 को जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में अपने पार्टी का एजेंडा रखा था, और उस एजेंडे में, उस पार्टी के एजेंडे में ओबीसी का भी मुद्दा था।
इस बात को ध्यान में रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को कालेलकर कमीशन नियुक्त किया। ये कालेलकर कमीशन 18 मार्च 53 को 55 को उसकी रिपोर्ट आई। अब ये जो कालेलकर कमीशन था, इसकी रिपोर्ट 23 मार्च 1955 को आई। अभी 23 मार्च 1955 को जो रिपोर्ट आई है साथियों, इस रिपोर्ट में क्या है ऐसा जिस वजह से वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे? तो उस रिपोर्ट में, कालेलकर रिपोर्ट में कहा है, नंबर 1, 1961 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना की जानी चाहिए। इसमें दूसरा मुद्दा है, हिंदू पारंपरिक व्यवस्था में जिनको शूद्र कहा और माना गया है उनको ही ओबीसी कहा जाना चाहिए। उसमें तीसरा है, एससी एसटी और जनरल की अर्थात ब्राह्मण की महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं को ओबीसी माना जाए। उसमें 4 नंबर का मुद्दा है कि ओबीसी के लिए एजुकेशन में 70% रिजर्वेशन दिया जाए। और 5 नंबर का है, ओबीसी के लिए नौकरी में, और नौकरी में भी फर्स्ट क्लास की नौकरी में 25%, सेकंड क्लास नौकरी में 33.5% एंड थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास नौकरी में 40% रिजर्वेशन देना चाहिए और प्रावधान करना चाहिए। ये सब करने के लिए ओबीसी को 200 करोड़ बजट का प्रावधान बजट में किया जाए। और इतना ही नहीं, 1955 के 200 करोड़ का मतलब है साथियों आज के 5000 करोड़। तो 5000 करोड़ का प्रावधान किया जाए, इस प्रकार की बात भी उसमें लिखी है। इसमें जो ब्रेन है वो बाबा साहब अम्बेडकर का ब्रेन था, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट बनाया है, शिव दयाल सिंह चौरासिया ने खुद कहा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट बना कर दिया है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कालेलकर कमीशन को जो ड्राफ्ट बना कर दिया था, उस ड्राफ्ट में ये 6 बातें लिखी है। इसके पीछे बाबा साहब का ब्रेन था और इसका सबूत शिव दयाल सिंह चौरासिया ने दिया है। अभी ये रिपोर्ट जो है, अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती 61 में होती और सभी ओबीसी को जो हिंदू पारंपरिक व्यवस्था में जिनको शूद्र कहा है उनको ओबीसी माना जाता, और एससी एसटी और जनरल की अर्थात ब्राह्मणों की महिलाओं को छोड़कर सभी महिलाओं को ओबीसी माना जाता, और उनको 70% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलता, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में, फर्स्ट क्लास में 25%, सेकंड क्लास में 33.5% एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास में 45% मिलता अगर उनकी जाति आधारित गिनती होती तो। इतना ही नहीं, ये करने के लिए ओबीसी के लिए 200 करोड़ बजट होता, और अगर ऐसा होता तो आज ओबीसी की कोई समस्या नहीं रहती। ये कालेलकर कमीशन में है, कालेलकर कमीशन 55 का है, और आज आजादी के 70-75 साल हो गए, संविधान लागू होकर भी लगभग 70-72 साल हो गए हैं। अगर ये उसी समय होता, कालेलकर कमीशन लागू होता, तो ओबीसी की आज एक भी समस्या नहीं रहती, हर समस्या का समाधान हो सकता था। अगर ये लागू किया होता कालेलकर कमीशन, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने आई साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास आई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन करके कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इट इज योर डेथ वारंट। मतलब ओबीसी को अगर हक अधिकार देना है, उनकी जाति आधारित गिनती करना है, उनको रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस, ये सब देना है, और उसके लिए 200 करोड़ देना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा इट इज योर डेथ वारंट।
इसका मतलब है साथियों, अगर ओबीसी को हक अधिकार देते हैं, उनकी जाति आधारित गिनती करते हैं, उनकी संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन देते हैं, शिक्षा में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व देते हैं, तो ये ब्राह्मणों के लिए मृत्यु घंटा है, डेथ वारंट है। और जब नेहरू अशोका हॉल में आए, उन्होंने कालेलकर को बुलाया, बहुत उस पर चिल्लाए, गुस्सा किया और उनको कहा कि ब्राह्मणों को क्या भीख मंगा बनाना है। इसका मतलब है ओबीसी को हक अधिकार देने का मामला आता है, उनको अधिकार देने का मामला आता है, तो ब्राह्मणों को लगता है कि हमको भीख मांगने की हमारे ऊपर नौबत आएगी। ओबीसी को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, वो 52% है, मतलब 50 से 2 ज्यादा है। अगर आज गिनती की तो 65 है, मतलब 50 से 15 ज्यादा है, आधे से ज्यादा है वो। तो हर ग्राम पंचायत से लेकर सेंटर तक हर पद पर, बड़े पद पर वो आसीन हो सकते हैं, लेकिन संख्या का एहसास ना होने की वजह से ये नहीं हो रहा है। साथियों, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संख्या होती है, जिनकी संख्या ज्यादा है वही वहां पहुंच सकता है। और ओबीसी के पास 50 से ऊपर 15 है। 31 में 52 थे, अभी 50 से ऊपर 15 है, मतलब 65% अगर ओबीसी है। अगर 100% अगर ओबीसी कट आते हैं तो ओबीसी हर जगह सत्ता पर आकर बैठ सकता है। ये ताकत ओबीसी को नहीं, ओबीसी को इस ताकत का अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है, संख्या की ताकत का एहसास नहीं। और लोकतंत्र ये केवल संख्या पर चलता है साथियों। और इस तरह का जो कालेलकर आयोग है, जो ओबीसी के लिए बनाया गया था, और ये ओबीसी के बारे में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट बनाकर शिवदयाल सिंह चौरासिया को दिया था। और शिवदयाल सिंह चौरासिया ने वही ड्राफ्ट कालेलकर को दिया, और कालेलकर ने वही ड्राफ्ट उसके रिपोर्ट में लिखा। और इसका दूसरा यह भी सबूत है कि खुद कालेलकर बाबा साहब के पास गए थे और बाबा साहब को उन्होंने पूछा था, डॉक्टर अम्बेडकर, आपने एससी का उद्धार किया, आपने एसटी का उद्धार किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे ओबीसी का उद्धार करने की जिम्मेदारी दी है, कैसे करो? तो बाबा साहब ने उनको कहा था कि ओबीसी में महान लोग पैदा करो, तो दूसरे ओबीसी के लोग उनको देखकर महान बनने की कोशिश करेंगे। इसका सबूत यह मिलता है कि ओबीसी का उद्धार कैसे करे, इसके लिए कालेलकर भी बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए थे। तो शिवदयाल सिंह चौरासिया जो कह रहे हैं कि यह ड्राफ्ट मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने बना कर दिया है, इस बात को पुष्टि मिलती है और इस बात को सपोर्ट मिलता है। तो ये जो कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है साथियों, ओबीसी का उद्धार और कल्याण कैसे करना है, इस संदर्भ में जो कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है, जो पंडित नेहरू ने यह रिपोर्ट 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने केवल बाबा साहब की हत्या नहीं की, बाबा साहब की हत्या के साथ साथ ओबीसी की भी हत्या की। कितना षड्यंत्रकारी आदमी होगा ये। और हम इनको कहते हैं महान समाजवादी है, महान धर्मनिरपेक्ष है, बच्चों के चाचा है, आधुनिक भारत के निर्माता है। इस आधुनिक भारत के निर्माता ने, बच्चों के चाचा ने, महान समाजवादी ने, महान धर्मनिरपेक्ष नेता ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने 52% ओबीसी के हक अधिकार का रिपोर्ट 6 दिसंबर 1956 को, जिस दिन बाबा साहब की डेथ हुई, डेथ भी नहीं कहना चाहिए, हत्या हुई, मतलब बाबा साहब की भी हत्या की। और जो बाबा साहब ओबीसी का भला करना चाहते थे, उद्धार करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको अधिकार देना चाहते थे, उन ओबीसी की भी हत्या की। मतलब 6 दिसंबर केवल बाबा साहब के हत्या का दिन नहीं है, ओबीसी के हक अधिकारों की हत्या का भी दिन है। आज ओबीसी को लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण यूरेशियन ब्राह्मण है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है साथियों
वो ये बात है सबसे हैरान करने वाले कि हमारे ओबीसी का सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा यकीन ब्राह्मणों पर है। इतना ही नहीं, आज ब्राह्मणों का जो पालन पोषण होता है वो ओबीसी ही कर रहा है। हर प्रकार का पालन पोषण ओबीसी कर रहा है। केवल पालन पोषण ही नहीं, संरक्षण भी ओबीसी कर रहा है। मतलब संरक्षण ओबीसी कर रहा है, पालन पोषण ओबीसी कर रहा है, और उनकी हर बात वो मान रहा है। और ब्राह्मणों ने ओबीसी का पूरा सत्यानाश किया है। ये बात जब तक ओबीसी समझ नहीं पाएंगे, ओबीसी का उद्धार होने वाला नहीं है। ये कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस दिन बाबा साहब की हत्या की, उसी दिन ओबीसी के लिए जो कालेलकर कमीशन बनाया था और बाबा साहब ने जो सिफारिशें दी थी, उसकी भी हत्या कर दी उन्होंने। 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया। दूसरे दिन कर सकते थे, तीसरे दिन कर सकते थे, नहीं किया। मतलब खुन्नस के साथ ओबीसी के लिए जो कालेलकर कमीशन था, वो कालेलकर कमीशन का उन्होंने सत्यानाश किया। साथियों, अगर 340 आर्टिकल नहीं होता, अगर 340 आर्टिकल नहीं होता तो क्या कालेलकर कमीशन आता? अगर 340 आर्टिकल नहीं होता, क्या मंडल कमीशन आता? अगर 340 आर्टिकल नहीं होता, क्या वीपी सिंह मंडल की घोषणा कर सकता था? मतलब 340 आर्टिकल होने के बाद यह सब आया है, और 340 आर्टिकल का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। मैं जाते जाते एक बात ओबीसी भाइयों के लिए कहना चाहूंगा। ब्राह्मणों ने ओबीसी का कल्याण किया, एक बात बताओ, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का सत्यानाश किया, एक बात बताओ बस। और इसके ऊपर पीएचडी कर सकते हो। ब्राह्मणों ने ओबीसी का कल्याण किया 3000 सालों में, एक बात बताओ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में या उसके बाद ओबीसी का सत्यानाश करने वाला या ओबीसी का विरोध करने वाला एक काम किया, एक ही बताओ। क्योंकि बाबा साहब जानते थे साथियों, क्या जानते थे? बाबा साहब जिस प्रवर्ग में आते हैं वो एससी है, शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट को जो हक अधिकार मिले वो आर्टिकल 341 से 341 के तहत है। और ओबीसी को जो हक अधिकार देने का मामला आया वो 340 के तहत है। तो सवाल पैदा होता है 340 फैले है या 341 फैले है? तो 340 फैले है, 340 पहले है। इसका मतलब बाबा साहब ने अपने से पहले, एससी के पहले, अछूतों के पहले अपने बड़े भाई की अर्थात ओबीसी, मराठा, जाट, पटेल, कुंबी, लेवा पटेल, कापू, कम्मा, देवेगौड़, इन जातियों की व्यवस्था की। ओक्कालिंगा, देवेगौड़ा की जो जात है वो ओक्कालिंगा है, इन जातियों की व्यवस्था की। मतलब अपने बड़े भाई की पहली व्यवस्था की और फिर अपने प्लेट में आरक्षण लिया, फिर एसटी को दिया, फिर एनटी-डीएनटी को दिया, और फिर धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ओबीसी के लिए काम किए साथियों, इतिहास उसका साक्षी है। किसी ने भी ओबीसी के लिए इतने काम नहीं किए हैं। ओबीसी को जगाने के लिए और जगाकर जोड़ने के लिए 1943 से 46 तक उन्होंने एक किताब लिखी, हु वेर अनटचेबल, हु वेर शूद्राज, कि शूद्र पहले कौन थे। और उस किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्र पहले राजा थे, ये शूद्र नहीं थे, राजा थे। तो सामने दूसरा सवाल आया, तो इनको शूद्र किसने बनाया? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा, यूरेशियन ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। फिर सवाल पैदा हुआ कि यूरेशियन ब्राह्मणों ने इनको शूद्र कैसे बनाया? तो धर्म ग्रंथ लिखकर बनाया। मतलब धर्म ग्रंथ लिखकर ओबीसी को शूद्र बनाया और ओबीसी को हर मौलिक अधिकार से वंचित किया। और उस हर मौलिक अधिकार उनको बहाल करने के लिए, हर मौलिक अधिकार बहाल करने के लिए उनको वो कालेलकर कमीशन आया। और कालेलकर कमीशन में ये सारा प्रावधान उन्होंने किया था। लेकिन ये सारे प्रावधानों वाला कालेलकर कमीशन उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया, ये सारी सिफारिशें। और आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती
नहीं हो रहे। आज नरेंद्र मोदी ने भी लिख कर दिया है कि मैं किसी भी हालत में जातीय ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं करने वाला। एससी की जाति आधारित गिनती हो रही है, एसटी की जाति आधारित गिनती हो रही है। मतलब एससी और एसटी के साथ न्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? और ओबीसी तो 52% कहा जाता है, वो भी 31 का आंकड़ा है। आज की तारीख में 65% ओबीसी पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर उनको उनकी जाति आधारित गिनती होती है तो उनका आंकड़ा निश्चित होगा। उनका आंकड़ा अगर निश्चित होता है, कोटा फिक्स होगा। कोटा फिक्स होता है तो उनको रियल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आज किसी को भी भारत में रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एससी को नहीं, एसटी को नहीं, ओबीसी को नहीं, एनटी-डीएनटी को नहीं, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया ऐसे 6 धर्म को मानने वाले लोगों को भी, मतलब 100 में से 85% लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व विहीन लोकतंत्र है। भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। इस बात का एहसास ओबीसी को दिलाने के लिए इस विषय पर चर्चा हो रही। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बोलने की अनुमति दी, इसके लिए उनका फिर से आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद सर। साथियों, इसके बाद बंगाल राज्य का जो पहले सत्र का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन की और इस सब्जेक्ट की अध्यक्षता करने के लिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब को हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को कंक्लूड कीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कल पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुखरंजन सरकार से बात हुई और माननीय सुखरंजन सरकार द्वारा ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल को इस 19वें राज्य अधिवेशन का टारगेट था 10 लाख का, और उन्होंने ये 10 लाख का टारगेट क्रॉस किया है और 12 लाख उन्होंने कलेक्शन किया है। इसके साथ ही एक कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता 3 कट्टा जमीन भी दे रहा है और उस 3 कट्टा जमीन की कीमत लगभग 12 लाख है। मतलब आज पश्चिम बंगाल के इस 19वें राज्य अधिवेशन के मौके पर पश्चिम बंगाल की ओर से लगभग 25 लाख रुपए का जन आंदोलन निधि दिया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी इनका स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं उनको अनुरोध करता हूं। हाँ,